तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 के तहत जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्न हैं उन पर सेट 2 को लेकर, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को हमने शामिल किया है। यानी कि एसएससी या जीडी कांस्टेबल के लिए जो रिक्रूटमेंट 2023 निकला है उसके लिए प्रश्नों का सेट है ये। और इस सेट की बात करें कि कब का है, तो वर्ष 2020 में जो पेपर हुआ था तो उसमें 3 दिसंबर और 11 दिसंबर को जो पेपर हुए थे उनमें से प्रश्नों को हमने लिया है। तो देखें, जो पहला प्रश्न है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है या एसआई मात्रक है? लंबाई, द्रव्यमान, दीप्ति तीव्रता या तापमान? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 3 हो जाएगा। दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है, ये सही विकल्प है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो कैंडेला है। और बात करें कि एसआई यूनिट, तो इनकी संख्या जो है 7 है, जो कि मूल मात्रक होती हैं। और इन मूल मात्रकों में शामिल है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और प्रश्न नंबर 2 देखें, तो प्रश्न नंबर 2 है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? 75 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, 85 दिनों के भीतर या 90 दिनों के भीतर? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि 75 दिनों के भीतर जो है ये संसद के द्वारा पारित किया जाना इसको होता है, वित्त विधेयक को। और वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे विधेयक होते हैं जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वित्त विधेयक। और राज्यसभा क्या है कि इस विधेयक में सिर्फ संशोधन की सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन की सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और इसको मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो वित्त विधेयक है इसको लोकसभा में उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके बहुमत से पारित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 3 देखें, तो प्रश्न नंबर 3 है कि पुली कली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? कर्नाटक, केरल, पंजाब या सिक्किम? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि जो पुली कली है ये केरल की एक मनोरंजक लोक कला है। और पुली कली की बात करें तो पुली होता है तेंदुआ को कहते हैं, और कली यानी खेल, यानी कि तेंदुओं का या बाघों का खेल। तो ये प्रकार का एक प्रकार से बाघ का खेल है जो कि नृत्य रूप है, जिसमें तेंदुआ की वेशभूषा पहनकर पुरुषों के द्वारा इसे किया जाता है। और ये मुख्यतः जो त्यौहार है ये ओणम त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। और ओणम कहाँ होता है, तो केरल में होता है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 को देखें, तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? 1656 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या 1678 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि 1661 ईस्वी में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये सिखों के 8वें गुरु हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1656 को हुआ था और 30 मार्च 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और 7 अक्टूबर 1661 को ये सिख धर्म के सबसे कम उम्र के गुरु बने, सिर्फ 5 साल की उम्र में। और इन्हें बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, गुरु श्री हरकृष्ण जी को, है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5 देखें, तो प्रश्न नंबर 5 है कि HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पटना, बंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि HDFC बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। और ये एक HDFC बैंक जो है जो कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 6 है कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल?
तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 है कि ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है सन 1976 में की गई थी और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो अभयारण्य है, ये लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य, ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। और प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3 कि राष्ट्रपति जो हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और राष्ट्रपति की बात की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इन शक्तियों को खुद या अपने अधीनस्थों के द्वारा प्रयोग में लाएगा। इसके अलावा इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 53 में भी यही कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का प्रमुख होगा। यानी कि सैन्य बलों का जो राष्ट्रपति हैं ये प्रमुख होंगे। और एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अंतिम निर्णयकर्ता होता है। और थोड़ी सी उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यानी कि आधिकारिक क्रम में जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य करते हैं। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनके चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। और थोड़ी सी बात कर लें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 93 में या 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में विस्तृत वर्णन दिए गए हैं। और ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनको जो शक्ति मिलती है वो भारत के संविधान से तो मिलती ही है। इसके अलावा लोकसभा की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत और जो कार्य संचालन का नियम होता है उसके तहत और जो संसदीय परंपराएं चली आ रही हैं उसके तहत ये अपनी शक्ति और कर्तव्यों को प्राप्त करता है ना। और प्रश्न नंबर 8 देखें तो प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। अकबर ने किया था ये सन 1571 ईस्वी में। और थोड़ी सी बात कर लें कि जो मनसबदारी प्रथा है तो ये क्या है। असल में जो मनसब शब्द है ये मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। तो जो ये मनसब शब्द है ये शासकीय अधिकारियों और जो सेनापति होते हैं उनका पद निर्धारित करता था। और ये जो मनसबदारी प्रथा है यह एक तुर्क मंगोल व्यवस्था थी जिसे कि चंगेज खान सबसे पहले स्थापित किया था और उसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था। और अकबर के समय में जो मनसबदार थे उनकी कुल जो रैंक थे वो 66 थे, लेकिन मुग़ल प्रशासन में केवल 33 का ही उपयोग किया जाता था। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 9 देखें तो प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? 26 मार्च 1935, 31 दिसंबर 1929, 31 अक्टूबर 1945 या 14 जनवरी 1937? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, है ना, स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था।
और प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है कि बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार विकल्प है, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल यानी कि नंबर 2। और मेथनोइक अम्ल की बात करें तो इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH2O2 होता है। और संरचनात्मक सूत्र की बात करें तो HCOOH होता है। और सामान्यतः यह लाल चींटियों, मधुमक्खी, बिच्छू और बर्रे के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और इसका जो उपयोग है ये रबड़ जमाने में, रंगाई और चमड़ा के उद्योग में किया जाता है मेथनोइक अम्ल का, है ना। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 है कि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है। 75, 60, 90 या 65। तो ये जो बता दूं बस्तर दशहरा, असल में ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक ज़िला है बस्तर, जहाँ दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यह दशहरा अपने विशेष स्वरूप के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत दिनों तक चलता है। और ये दुनिया का सबसे लंबा समय तक चलने वाला दशहरा है, जिसमें दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस पर्व की शुरुआत जो है हरियाली अमावस्या से होती है। अब बात करें कि कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है, तो ये 75 दिनों की अवधि तक सामान्यतः मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2020 का जो मनाया गया था वो लगभग 120 दिनों का था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा कि सामान्यतः 75 दिनों के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। चार विकल्प हैं, 1897, 1898, 1895 या 1896। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं असल में ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होते हैं, जिसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कण एवं तरंग दोनों ही प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी खोज जो है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रतिहार वंश, लोधी वंश, गुप्त वंश या सेन राजवंश। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये जो गुप्त वंश है ये लगभग 248 से 500 ईस्वी तक चला। और इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। तो गुप्त वंश की अगर हम बात करें या गुप्त काल की बात करें तो ये जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। इसके अलावा गुप्त काल में सोने की जो सिक्के हैं कुछ ज़्यादा पाए गए, इसलिए इसे स्वर्णकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अलावा इसको स्वर्णकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में बहुत सारे साहित्यों का सृजन हुआ। और प्रतिहार की वंश की बात करें तो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक ही चलता है, जिसके नागभट्ट प्रथम संस्थापक होते हैं। और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1556 ईस्वी तक चलता है, बहलोल लोधी इसके संस्थापक होते हैं। और सेन राजवंश की बात करें तो 1070 से 1230 ईस्वी तक चलता है ये राजवंश, है ना। अब आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 है कि अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं। विकल्प हैं 11, 17, 23 और 14। तो बताना है कि इनमें से सही क्या है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ कर दूं क्लियर कि अभी देखिए परिसीमन जो है सन 2026 में होना है। और अब तक जो चल रहा है, जो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है हर राज्य में जो भी निर्धारित किए गए हैं, जो आपने पढ़ा होगा, तो वो अभी तक स्थिर है, 2026 तक स्थिर रहेगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होइएगा कि 2022, 23, 24 जो भी दिया रहे, या मतलब 1971 के बाद
अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा कि 11 सदस्य लोकसभा के छत्तीसगढ़ में हैं। जबकि राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ में 5 है और हरियाणा में भी 5 हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 11-11 सीट हैं और बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं राज्यसभा सदस्यों के लिए, सांसद सदस्यों के लिए। हालांकि यहाँ पे बात कर रहा है लोकसभा। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ के 11 प्रतिनिधि होते हैं। और प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुद्दुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? 1665 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1693 ईस्वी में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि 1693 ईस्वी में पुद्दुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और पुद्दुचेरी की बात करें तो पहले इसका नाम पौंडीचेरी था और सन 2000 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पुद्दुचेरी किया गया। और पुदुचेरी या पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पुदुचेरी, माहे, कराईकल और यनम क्षेत्र शामिल हैं और इसकी जो राजधानी है वो पुदुचेरी है। और ये जो शहर है इसकी स्थापना फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा की गई और सन 1673 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के अधीन वालीकोंडापुरम के एक किलेदार से ला कंपनी फ्रैंकाइज डेस इंडस ओरिएंटल को फरमान प्राप्त हुआ और 4 फरवरी 1673 ईस्वी को वेलांगर नाम के एक फ्रांसीसी अधिकारी ने पांडिचेरी में डेनिस लॉज में निवास किया और सन 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने फ्रांकोइस मार्टिन को पहला गवर्नर नियुक्त किया पांडिचेरी का। और इनके द्वारा पांडिचेरी को एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक समृद्ध बंदरगाह शहर में बदलने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। और वर्तमान समय अगर हम बात करें तो जो पुदुचेरी है ये काफ़ी बेहतरीन विकसित जगह है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 है कि 15 को देखें थोड़ी सी तो लिखा है कि जो 15 का जो सही विकल्प है वो नंबर 4 है। यह 1693 ईस्वी में डच लोगों द्वारा कब्जा किए गए की बात पूछ रहा है तो 1693 में हुआ था। और प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? 1872 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? नंबर 3 कि 1864 ईस्वी में ऐसा किया गया था। और बात करें तो आज़ादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बनी और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। और वर्तमान में जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और जो धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। और प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मोंटाने वन? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनसे सिनकोना के पेड़ संबंधित होते हैं। और सिनकोना पेड़ की अगर हम बात करें तो ये रुबेसी कुल का एक पौधा है जो कि इसके छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है जो कि मलेरिया ज्वर की दवा है। और ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो कि भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं जिनको कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। और ये काफ़ी सदाबहार होते हैं और यहाँ के पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं। और मोंटाने या माउंटेन वन की बात करें तो ये जो पर्वतीय या पहाड़ों में पाए जाने वाले वन होते हैं उनको मोंटाने वन कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। आर्द्र शीतोष्ण वन जो कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं जिनमें ओक एवं सहतूत के पेड़ पाए जाते हैं। जबकि शीतोष्ण वन की बात करें तो जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं जिनमें पाइन और देवदार के पेड़ शामिल होते हैं, मतलब यहाँ उपस्थित होते हैं। और एक
अंतिम प्रकार जो होता है वन का, पर्वतीय वन में, वो अल्पाइन वन, जो कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है, जिसमें लाइकेन और काई के पाए जाते हैं। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। विकल्प है सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा या सतीश धवन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 कि विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। और इनका पूरा नाम जो है विक्रम अम्बालाल साराभाई था, और ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान खोले, और इन्हें सन 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये इसरो के निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और होमी जहांगीर भाभा की अगर हम बात कर लें तो ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम या भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ और 24 जनवरी 1966 को इनका देहावसान हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ था ये असल में प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था। और इन्होंने नाभिकीय विज्ञान पर उस समय कार्य करना चालू किया था जब श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान जो था, यानी कि जिसे आज हम चैन रिएक्शन कहते हैं, उसका ज्ञान नहीं के बराबर था, तब इन्होंने उस पर काम चालू किया था। और सन 1947 में ये भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक रहे ये। और सीवी रमन की बात कर लें, 7 नवंबर 1888 और 21 नवंबर 1970 को इनका देहावसान हुआ। ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और इनका जो आविष्कार था इनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और इन्हें सन 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सतीश धवन की बात करें तो ये महान रॉकेट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1972 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो विक्रम साराभाई थे उनका स्थान इन्होंने लिया। और अब बात करें प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। 4 विकल्प हैं, 1664 में, 1693 में, 1673 में या 1678 में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि वर्ष 1693 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। और प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 है कि मिट्टी के पीएच को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। सीमेंट मिश्रण, यूरिया, चूना पत्थर या रेत। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि मिट्टी के पीएच को चूना पत्थर मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। और सामान्यतः जो है पीएच मान कम होने पर पदार्थ जो है अम्लीय होते हैं, और चूना पत्थर मिलाने से मिट्टी का जो पीएच मान है बढ़ जाता है और मृदा की जो अम्लीयता है ये खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर के अलावा लकड़ी का जो राख होता है वो भी मिलाया जा सकता है मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए। और प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 है कि सत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कला है। गुजरात, असम, महाराष्ट्र या बिहार। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि सत्रिय जो है ये प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला जो है असम राज्य की है, और ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में मुख्य जो है शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उनकी संख्या 8 है, जिसमें सत्रिय नृत्य भी शामिल है। और ये जो नृत्य है सत्रिय नृत्य, इसके संस्थापक महान संत श्री शंकर देव हैं। और इस नृत्य को वर्ष 2000 ईस्वी में, यानी कि सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया सत्रिय नृत्य को। यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और ये जो नृत्य कला है, सत्रिय नृत्य कला, ये 500 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही है। और ये असम के जो वैष्णव मठ हैं जिन्हें कि सत्रा कहा जाता है, वहाँ की परंपरा है, और उससे ही इसका नाम सत्रिय नृत्य पड़ गया है ना। अब बात करें, आगे बढ़ें प्रश्न नंबर
22 की। तो प्रश्न नंबर 22 है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जिसे कि जोलियांग कहा जाता है, जेलियांग, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या नागालैंड? तो ये पूछ रहा है जनजातीय लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर 4 हो जाएगा कि नागालैंड की ये जेलियांग नृत्य शैली जो है प्रचलित है नागालैंड में। इसके अलावा नागालैंड में जेमी जनजाति का नृत्य प्रचलित है, चांगलो सुअलुआ है, और मोन्युआसु है, मेलोफिटा है, और उडोहो नृत्य जो है ये नागालैंड में जनजाति नृत्य चलते हैं। जबकि अगर यक्षगान कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो लोक नृत्य हैं उसमें यक्षगान, गुल्लू कुनिथा ये शामिल है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो छऊ नृत्य शामिल है, जिसे कि पुरुलुआ छऊ कहा जाता है। ये एक प्रकार का वहाँ आदिवासी नृत्य है। इसके अलावा ब्रिता नृत्य, गंभीरा नृत्य और लाठी नृत्य पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ वीरानाट्यम, टप्पेटा गुल्लू, बुट्टा बोमल्लू, कोलाट्टम लोक नृत्य हैं। जबकि आंध्र प्रदेश राज्य के जनजातीय नृत्य की बात करें तो दो हैं, धीमसा और लंबाड़ी, है ना। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? विकल्प हैं 4। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1934 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। हालांकि ये कभी भी आज़ादी से पहले तक अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देसी रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। बहरहाल इसका सही विकल्प जो है वो नंबर 2 हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1923 और 1934 है, ऐसा कोई पारित हुआ ही नहीं था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में थोड़ी सी और अगर देखें तो इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया और केंद्र और राज्यों के लिए संघीय, राज्य एवं समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, है ना। हालांकि जैसा कि पहले बताया आपसे कि यह कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने भारत में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय क्या था कि जो सरकार का ढांचा था वो एकात्मक था, लेकिन केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की पहचान कर अलग अलग कर दिया गया था। और इसी अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा जो पृथक निर्वाचन का सिद्धांत था उसको इस अधिनियम के द्वारा विस्तारित कर दिया गया। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों की बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 है कि कौन सी नीति आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है? मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, राजकोषीय नीति या व्यापार नीति? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि जो मौद्रिक नीति होती है वो ये सब करती है। और प्रश्न नंबर 25 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 25 है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? अब देख लो, ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है तो असल में होता है क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो प्रकाश थोड़ी सी अपवर्तित हो जाती है, यानी उसकी किरणें जो है हल्का सा मुड़ जाती है। ये प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों का झुकाव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हो जाता है, यह अपवर्तन कहलाता है। और ये जो है माध्यम पर डिपेंड करता है कि सघन से विरल में आ रहा है या विरल से विरल में जा रहा है या सघन से विरल कैसा है। तो बताना है कि इस अपवर्तन के कारण सूर्य जो है हमें सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है। विकल्प है 13 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या
9 मिनट पहले। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो प्रश्न नंबर 26 है कि कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि ये जो जिम कार्बेट या कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। और इसे सन 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने वाला ये पहला पार्क था जिम कार्बेट। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 है कि आगा खान पैलेस जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और असल में महाराष्ट्र के ये पुणे जिले के यरवदा में स्थित है और ये ऐतिहासिक भवन है और इसका निर्माण जो है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में कराया था। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 है कि हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, महानदी पर, यमुना नदी पर या कावेरी नदी पर। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, यमुना नदी पर बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। और ये हथनी कुंड बांध है ये हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? 1966 में, 1987 में, 1967 में या 1970 में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 ही होगा कि सन 1966 में ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। अब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो इसे सन 1966 में बनाया गया था और उसको लागू भी कर दिया गया था। तो उस समय क्या हुआ कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया राज्य बना और हरियाणा 17वां राज्य बना 1966 में। और प्रश्न नंबर 30 की बात करें कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, नाहिदा मंजूर, दिया बजाज या अदिति वैद्य। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1 बछेंद्री पाल। सन 1984 में ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो ये विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह की। और प्रश्न नंबर 31 है, तो प्रश्न नंबर 31 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, तमिलनाडु, नई दिल्ली या मुंबई। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है और इसे सन 1984 में स्थापित किया गया। और यह भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि भारत का सर्वोच्च खेल निकाय है। और वर्तमान समय में ये काफ़ी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में पदक बहुत सारे खेलों में आ रहे हैं इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। और प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 या 32 है कि वैशाख पोया त्यौहार जो कि मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। तो देखिए पूर्णिमा की बात चल रही है तो स्वाभाविक है कि हो सकता है मन में आए कि बौद्ध धर्म से हो सकता है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये असल में क्या है जो उत्सव है बुद्ध पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और इसी दिन बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसे भारत में बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और इंडोनेशिया में वैसक और सिंगापुर में वेसक दिवस कहा जाता है और इसी से संबंधित इसका नाम है वैशाख पोया। और प्रश्न नंबर 33 है कि एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है,
एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो एमआरआई इसका नाम क्या है, ये किस लिए स्टैंड है? मैग्नीफाइड रिट्राइव्ड आयोनाइजिंग, मैग्नीफाइड रिसोर्स इमेजिंग, या मैग्नेटिक रिसोर्स इंटरसेक्शन, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि एमआरआई जो है उसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या नंबर 4 विकल्प। और प्रश्न नंबर 34 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सिंपल है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट या जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उन्हीं में से कोई एक होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कि उन्हीं में से कोई एक हैं। विकल्प हैं सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे कम है। 2021 में हुआ नहीं, और अभी तो जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे लगभग 2011 से ही संबंधित पूछे जाएंगे। और सिक्किम जैसा कि इसका सही विकल्प है। और सिक्किम की अगर आबादी की बात करें तो यहाँ जो जनसंख्या है 6,10,577 है, जबकि मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है 10,97,206 यहाँ की जनसंख्या है। और त्रिपुरा की बात करें तो 36,73,917 है। और उत्तराखंड की बात करें तो 1,01,16,752 है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सिक्किम हो जाएगा कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है दिए गए विकल्पों में सबसे कम है। और प्रश्न नंबर 35 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 35 है कि भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा इसको। विकल्प दिए हुए हैं 25 अगस्त 2003, 12 जून 2000, 18 जुलाई 2008 और 9 अक्टूबर 1998। तो 2008 में हुआ था लागू, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3, 18 जुलाई 2008 को भूटान का संविधान जो है लागू हुआ था। और जो भूटान का संविधान है इसमें 35 अनुच्छेद शामिल हैं और 4 अनुसूचियाँ हैं। और यहाँ पर ये जो भूटान में ब्रिटेन की तर्ज पर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे और जो शासन प्रमुख जो है वो राजा होगा। सॉरी, मतलब संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री होगा और जो राष्ट्रपति की जगह राजा होंगे। और इसमें एक तथ्य ये है कि भूटान की शाही सरकार ने भारतीय वकील जिनका नाम है के वेणुगोपाल, उनको भूटान के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, है ना। अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36 है कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? विकल्प है ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन वाइट्स, ऑपरेशन पिंक्स या ऑपरेशन येलोज। तो ये टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों को अस्थिर होने से रोकने के लिए, साथ ही साथ इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना को लाया गया था सन 2018-19 में। और ये लाया गया था ऑपरेशन फ्लड से प्रभावित होकर, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड था उसके मतलब उसका इतना अच्छा आउटपुट था जिससे सरकार प्रोत्साहित हुई और सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया कि जो सब्जियां हैं स्पेशली टमाटर, प्याज और आलू, तो इनका कीमत जो अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इनको मतलब इनका उत्पादन तो ठीक ठाक हो जाता है लेकिन इनका रख रखाव में जो दिक्कत होता है उसकी वजह से सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत जो कृषक उत्पाद संगठन है या फिर जो कृषि लॉजिस्टिक है या प्रसंस्करण सुविधाएं देने वाले जो हैं वो और जो व्यावसायिक प्रबंधन करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के व्यय से ऑक्सीजन ग्रीन्स नामक एक नई योजना की घोषणा की गई थी।
और इसी के बाद भारत सरकार का जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है, इन्होंने टमाटर, आलू और प्याज यानी कि टॉप, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इनके मूल्य की अस्थिरता को कार्य कम करने के लिए काम किया। और ये पूरे वर्ष, ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स है, इसके तहत पूरे वर्ष देश में इन टॉप फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए कार्य करता है। जबकि ऑपरेशन वाइड्स की बात करें तो ये एक इतिहास का प्रश्न है। ऑपरेशन वाइड्स जो है, ये ब्रिटिशों का एक प्रयास था सन 1940 में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक पुराने विमान वाहक पोत से माल्टा में, मतलब ये जब युद्ध छिड़ा हुआ था, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जब हो गया था, तो उस समय माल्टा से, मतलब माल्टा में हॉकर तूफान लड़ाकू विमान पहुंचाना था और 2 ब्लैक बर्न स्कूबा गोताखोर बम वर्षक पहुंचाने का कार्य किया जाना था। तो इस ऑपरेशन को इन्होंने ऑपरेशन वाइट का नाम दिया था। तो ऑपरेशन पिंक्स की बात करें तो ऑपरेशन पिंक्स कुछ ऐसा है नहीं। असल में ये ऑपरेशन पिंक्स जो है, ये कुछ राज्यों की, या अमूमन लगभग हर राज्यों की पुलिस जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था जो कि मछली उत्पादन या मुख्यतः झींगा से संबंधित था, झींगा उत्पादन से। और ऑपरेशन येलोज ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये येलो रिवॉल्यूशन था जो कि तिलहन या तेल उत्पादन से संबंधित था, है ना। आगे बढ़ें और देखिए प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। पहला विकल्प है कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और प्रश्न इसमें सेकंड विकल्प है कि भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। और नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और चौथा कथन है कि भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, जो कि 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये कथन सही है। बाकी अगर पहले शब्द की बात करें, पहले कथन की, तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, ये मौलिक अधिकारों से नहीं बल्कि नागरिकता से संबंधित है, जिसमें कि 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान का भाग 4A जो है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और ये जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ना कि मौलिक कर्तव्य से। और भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। विकल्प है 1534, 1536, 1540 या 1538। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज के बिलग्राम में, ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई और दिल्ली पर शेर शाह का शासन स्थापित हो गया था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं के पास कोई भी राज्य नहीं रह गया था। और प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। जनरल याह्या खान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या जनरल अयूब खान ने। तो यहाँ पे एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दूँ कि जो मिल्खा सिंह है, जिन्हें कि फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, ये भारतीय धावक थे और बहुत ही बेहतरीन धावक थे, जिनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में होता है और 18 जून 2021 को इनका देहांत होता है। तो असल में ये जो इनको फ्लाइंग सिख का उपाधि मिला पाकिस्तान के जनरल के द्वारा, ये इनको 1960 में दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने 1960 और 64 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने। और सन 1958 में जो एशियन गेम चल रहा था, तो वहाँ पे ये 200 और 400 मीटर के दौर में गोल्ड मेडल जीते। और इसी समय ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान के धावक थे, जिसका नाम अब्दुल खालिक था, उसके साथ फोटो सेशन में शामिल हुए। तो वहीं पे यानी कि 1958 में ही ये पाकिस्तान के जो जनरल थे, उन्होंने इनको पाकिस्तान आने को न्योता दिया और खैर गए ये 1960 में। तो जब वहाँ पे क्या नाम है, अब्दुल खालिक के साथ दौड़े, तो बहुत ही तेज़ दौड़े, उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में अब्दुल खालिक को हरा दिया। तो जिससे प्रभावित होकर वहाँ जनरल अयूब खान ने उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि जनरल अयूब खान।
यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपाधि जो है जनरल अयूब खान के द्वारा प्रदान किया गया था। और मिल्खा सिंह से एक सवाल और कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी जीवनी का नाम क्या है, तो इनकी जीवनी जो है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसको इन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम सोनिया सलवान का है उनके साथ मिलकर सन 2013 ईस्वी में लिखा था, है ना। अब आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 40 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मूल नाम बच्चा खान था या जिसे बादशाह खान भी कहा जाता था। और स्पेशली इन्हें फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये इनको जाना जाता है कि शांतिवाद का इन्होंने पालन किया और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनको सीमांत गांधी का उपनाम मिला। और इन्होंने सन 1929 में खुदाई खिदमतकार, जिसे कि भगवान का सेवक कहा जाता है, उस आंदोलन की स्थापना की। और इस आंदोलन की सफलता ने इन्हें और इनके समर्थकों को ब्रिटिश राज्य की कठोर कार्रवाई का सामना करवाया, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सबसे खराब दमन का सामना करना पड़ा था। यानी कि इनका दमन करने के लिए बहुत ही बर्बर तरीका अपनाया गया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा। खैर आगे बढ़े प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 है कि प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? यानी कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर अधिकतम हो सकते हैं? 1, 4, 2 या 3? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि आरबीआई में जो है 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। असल में आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा एक निदेशक होता है। ये सभी सरकारी हो गए। और गैर सरकारी सदस्यों की बात करें तो इसमें 10 निदेशक होते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं ये 200 निदेशक, और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं और अन्य 4 निदेशक भी होते हैं, जो स्थानीय बोर्ड होते हैं। तो कोई भी 4 स्थानीय बोर्डों के प्रत्येक से 1 निदेशक को ले लिया जाता है। इसके अलावा आरबीआई की जो प्रस्तावना है कि उसकी प्रस्तावना में बैंक के जो मूल्य कार्य हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला तो ये है कि भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, ये आरबीआई का मेन कार्य है। इसके अलावा अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क बनाए रखना, साथ ही साथ वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, ये आरबीआई का प्रस्तावना में बताया गया है। और आरबीआई के बारे में थोड़ी सी और अगर फैक्चुअल चीज़ देखें तो आरबीआई की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और सबसे पहले यानी कि प्रारंभ में रिजर्व बैंक जो है इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे सन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि आदिल शाह का मकबरा, जो कि गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आगे बढ़े प्रश्न नंबर 43 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 88, 73, 61 या 78? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है। और प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो प्रश्न नंबर 44 है कि उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है, या कहें कि सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, बताएं। विकल्प है मंजीरा, कावेरी, नर्मदा या झेलम। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है, और जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है और हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है मंजीरा नदी पर।
सिंगूर बांध। मतलब सिंगूर बांध जो है यहाँ से हैदराबाद शहर को पानी की आपूर्ति होती है। और प्रश्न नंबर 45 की बात करें तो प्रश्न नंबर 45 है कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और किन के बीच लड़ा गया था? शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो सही विकल्प नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा कि बाबर और राणा सांगा, जिन्हें कि संग्राम सिंह भी कहा जाता है, उनके बीच ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। और इसमें क्या है, बाबर की जीत हुई थी और इसी युद्ध के बाद भारत में बाबर का स्थायित्व हुआ। मतलब मुगल वंश के, मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को सुदृढ़ता प्रदान हुई। और थोड़ी सी बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारत में बारूद का प्रयोग व्यापक रूप से प्रारंभ करने वाला शासक जो था वो बाबर ही था। इससे पहले भारतीय संदर्भ में भारत में विजयनगर और विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें बारूद का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बाबर हैं वो इस संदर्भ में इनका नाम है कि इन्होंने बारूद के प्रयोग के व्यापक रूप से किया, जबकि भारत के संदर्भ में पहले बारूद युद्ध की अगर हम बात करें तो वो विजयनगर एवं बहमानी साम्राज्य के मध्य हुआ था, वहाँ प्रयोग किया गया था। इसके अलावा बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी जो इसकी आत्मकथा थी, जिसे कि तुर्की भाषा में लिखा गया, जिसे आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम बाबर रखा। इसके अलावा बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हो गई और इसकी इच्छा थी कि उसको मतलब अफ़गानिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन इसकी मृत्यु 1530 में लाहौर में ही हो गई थी। तो इसको आगरा में एक जगह है आराम बाग, वहाँ दफनाया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि शेर शाह सूरी के द्वारा अफ़गानिस्तान के काबुल में बाग बाबर गार्डन में दफनाया गया। और बाबर के द्वारा जो मतलब युद्ध लड़े गए उसका अगर ट्रिक है तो उसने ऐसा कहा जाता है कि इसने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया और 29 में घर गया और 30 में मर गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये ऐसा है कि पानीपत की पहली लड़ाई इसने लड़ी 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद खानवा की लड़ाई लड़ी 1527 में राणा सांगा के साथ, जिन्हें कि संग्राम सिंह भी कहा जाता है, उनको हराया। इसके बाद चंदेरी की लड़ाई लड़ी इसने 1528 में, मेदिनी राय को हराया इसने। इसके बाद घाघरा की लड़ाई लड़ी 1529 में, जिसमें इब्राहिम लोदी के बेटे महमूद लोदी को हराया, जो कि इब्राहिम लोदी का पुत्र था। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। खैर आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 46 को देखें। तो प्रश्न नंबर 46 है कि औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? 1655 से 1709 ईस्वी, 1656 से 1708 ईस्वी, या 1658 से 1707 ईस्वी, या 1657 से 1709 ईस्वी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 है कि 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। और प्रश्न नंबर 47 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 47 है कि मानव नेत्र के संबंध में, देखिए पूछा मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 4 है। पहला है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, और नंबर 2 है कि पुतली परितारिता को नियंत्रित करती है, और नंबर 3 है कि श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क के संकेत को संप्रेषित करती है, और चौथा है कि रेटिना की परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है। हमको क्या पूछ रहा है? मानव नेत्र के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये कथन मानव नेत्र के संबंध में सही है। और नंबर 2 कथन जो है कि पुतले परितारिका को नियंत्रित करता है, यह सही नहीं है, क्योंकि जो परितारिका होती है असल में ये पुतली को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो प्रश्न नंबर 48 है कि भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1991, 1991 92, 1994 95, 2003 4, या 1999 या 1999 2000। बताना है कि किस वर्ष में भारत में फसल बीमा की शुरुआत हुई। तो
यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो नंबर 4 हो जाएगा कि 1999-2000 के समय में बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, जो कि एक पायलट योजना थी जो 11 राज्यों में चलाई गई थी खरीफ फसल के लिए। और प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो प्रश्न नंबर 49 है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा या गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी और इसका उद्देश्य था कि जो कल्याणकारी कार्य हैं उनमें विभिन्न जाति एवं धर्मों के भारतीयों को एकजुट किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और 1905 में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रश्न नंबर 50 है और अंतिम भी है कि उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। विकल्प है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बताना है कि तेलंगाना की सीमा किन के साथ नहीं लगती है। तो आप मैप देखें इसके लिए भारत का, आप देखेंगे कि तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर उसके नीचे तमिलनाडु आता है। बाकी छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों से तेलंगाना की सीमा लगती है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य से तेलंगाना राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो साथियों, ये था एसएससी कांस्टेबल 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्नों का सेट, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आपकी तैयारी को इम्प्रूव करेगा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर ऐसा हुआ हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी सेट 3 के लिए इंतज़ार करें, जल्दी से अपलोड करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।